हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। शंभू बॉर्डर से दिल्ली आ रहे प्रदर्शनकारी किसान मगर क्रेन, पोकलेन और जेसीबी क्यों ला रहे हैं? इंडस्ट्री में तहलका मचाने की तैयारी में वॉरेन बफे करने जा रहे हैं सबसे बड़ी डील। नीट एमडीएस पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानेंगे कि नीट एमडीएस परीक्षा टलेगी या नहीं। न्याय यात्रा से एक बार फिर ब्रेक लेंगे राहुल गांधी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाएंगे। मराठा आरक्षण क्या कोर्ट में टिकेगा? संदेह है तो शिंदे सरकार ने क्यों किया ऐसा? केंद्र सरकार से 4 दौर की बातचीत फेल होने के बाद शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। दिल्ली सहमी हुई है क्योंकि शंभू बॉर्डर से 14,000 किसान आने वाले हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, मगर दिल्ली वाले पिछले आंदोलन को भूल नहीं पाए हैं। 2020 और 21 में चले आंदोलन पार्ट 1 में किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर 378 दिनों तक जमे थे। इस दौरान दिल्ली वालों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। पोकलेन, जेसीबी, टीपर और हाइड्रोलिक क्रेन से लेस किसान जिस तरह से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, वह टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। निहंगों के हाथ में चमकती तलवारें भी लोगों को डरा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक किसानों के बेड़े में 1200 ट्रैक्टर और 200 कार भी शामिल है। बॉर्डर पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए टेंट और राशन पानी की पूरी व्यवस्था है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी किसानों के प्रदर्शन के तौर तरीके पर आपत्ति जता चुकी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां नहीं चलाई जा सकती है, मगर किसान बेफिक्र ट्रैक्टर दौड़ा रहा है। चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ ने किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली के बजाय बसों से दिल्ली जाने की सलाह दी है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के रवैये पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में एकत्रित क्यों होने दिया जा रहा है। एमएसपी, नकली खाद बीज बेचने वाले के कड़े कानून, लखीमपुर खीरी जैसे मुद्दों को लेकर किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसान दिल्ली आने वाले हैं, मगर इस आंदोलन के लिए लोगों में सहानुभूति उभरकर सामने नहीं आई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुए आंदोलन को फिलहाल राजनीतिक नजरिए से ही आंका जा रहा है। कई ऐसे सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं जो किसान आंदोलन को राजनीतिक बना रहे हैं। पिछला किसान आंदोलन दिसंबर 2021 में खत्म हुआ था। बीच में 2 साल का अंतर भी रहा, मगर किसान संगठनों ने अपनी मांग को लेकर चल रही सरकार से बातचीत को सार्वजनिक नहीं किया। लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, नए चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में आंदोलन क्यों जरूरी है? क्या किसान 2024 की नई सरकार का इंतजार नहीं कर सकता है, जो मई में बनेगी? इस आंदोलन से आने वाले 2 महीने में क्या हासिल होगा? अगर सरकार आज किसानों की सभी मांग मान भी लेती है, तो भी उसे कानूनी शुल्क देने के लिए नई लोकसभा के गठन होने तक का इंतजार करना होगा। नरेंद्र मोदी 2.0 की सरकार फिलहाल कोई कानून नहीं बना सकती है। पब्लिक के सवालों का जवाब देकर भ्रम करे किसान नेता। 70 और 80 के दशक में देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने वाले पंजाब और हरियाणा के किसानों की काफी सराहना हुई। किसानों का सम्मान बढ़ा। आम लोग पंजाब हरियाणा के किसानों को इस एहसान को उनके भूल नहीं पाए हैं। बदलते दौर में अन्य राज्यों के किसानों ने भी जिस तरह से मेहनत की, उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जन समर्थन हासिल करना होता है। आज आम जनता मीडिया और सोशल मीडिया में सुलगते सवालों के कारण भी किसान आंदोलन को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। आज का सवाल है कि हरियाणा और पंजाब के अलावा देश के अन्य राज्य के किसान आंदोलन में शामिल क्यों नहीं है? देश में सबसे अधिक गेहूं, गन्ना, दाल, जौ और आलू उपजाने वाले यूपी के किसानों का देश की भूख मिटाने में क्या वो कम है? दूध उत्पादन में भी पंजाब हरियाणा के मुकाबले यूपी राजस्थान के किसान अव्वल है।
देश में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाले पश्चिम बंगाल के किसान दिल्ली तो दूर कभी कोलकाता भी नहीं आए। ये मुमकिन है कि जागरूकता और नेतृत्व की कमी के कारण बिहार, बंगाल, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के किसान दिल्ली नहीं आते हैं। 80 के दशक में भी किसानों ने दिल्ली में डेरा डाला था, मगर वह ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर पहुंचे थे। संभव है कि यह सवाल भ्रम फैलाने वाला है, मगर किसान नेताओं को जवाब देकर इसे खत्म करना होगा। विवादित बयान और तस्वीरें भी बिगाड़ रही है छवि। जी हाँ, जिस तरह आंदोलन में शामिल किसानों की तस्वीरें सोशल मीडिया में आ रही है, उससे अन्नदाता के प्रति सहानुभूति कम होती जा रही है। आंदोलन का नाम सुनते ही लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे करोड़ों रुपए की कार वाले किसान आंदोलन क्यों आ रहे हैं? लाखों रुपए के म्यूजिक सिस्टम वाले ट्रैक्टर से क्या खेती होती है? इसके अलावा किसानों के बीच शराब बांटने जैसी वीडियो भी वायरल हो रही है। आंदोलन के बहाने क्या जेसीबी, टीबर और पोकलेन के जरिए पुलिस से लड़ने की तैयारी है? महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को दिल्ली क्यों लाया जा रहा है? खालिस्तान के समर्थन में बयानबाजी क्यों हो रही है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आशंका जा रही है कि किसान आंदोलन के दौरान खुरापाती पब्लिक प्रॉपर्टी और आम लोगों को निशाना बना सकते हैं। दिल्ली जाने से पहले किसान नेताओं को आश्वस्त करना होगा कि आंदोलन के नाम पर आम लोगों की दुर्गति नहीं होगी। अगर लोग परेशान हुए तो सवाल तो उठेंगे और नुकसान आंदोलन का ही होगा। अमेरिका के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। उनके निवेश वाला बैंक कैपिटल वन क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी डिक्सवर फाइनेंशियल को खरीदने जा रहा है। ये क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी। माना जा रहा है कि इसकी वैल्यू 35.3 अरब डॉलर होगी। इस डील के बाद कैपिटल वन एसेट के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इसका मुकाबला जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप से होगा। अगर यह डील सफल हुई तो मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी में कैपिटल वन के शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी 60% होगी, जबकि बाकी हिस्सेदार डिस्कवर के शेयर होल्डर्स के पास होगी। अमेरिका में क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में अब तक सबसे बड़ी डील बैंक ऑफ अमेरिका के नाम है। उसने साल 2005 में MBNA कॉर्प को 35.2 अरब डॉलर में खरीदा था, लेकिन वॉरेन बफे अब इसे पीछे छोड़ने जा रहे हैं। बफे दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां में उनका निवेश है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक बफे की नेटवर्क 135 अरब डॉलर है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। इस साल उनकी नेटवर्क में 15.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। पिछले साल की दूसरी तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक बफे के कुल पोर्टफोलियो का आधा हिस्सा एप्पल में है। बफे के पोर्टफोलियो में दूसरा सबसे बड़ा शेयर बैंक ऑफ अमेरिका का है। इसमें उनके कुल पोर्टफोलियो का 9% हिस्सा है। तीसरे नंबर पर अमेरिकन एक्सप्रेस है। उनके पोर्टफोलियो की 7.2% हिस्सेदारी इस कंपनी में है। कोको कोला में भी बड़ा निवेश किया है। उनके पोर्टफोलियो में इस कंपनी की हिस्सेदारी 7.1% है। इसी तरह बफे ने शेवरॉन, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम, क्राफ्ट, हिजन और मूडीज में भी निवेश किया है। NEET MDS 2024 एग्जाम डेट पर लेटेस्ट अपडेट आया है। नीट MDS पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने की। CJI के साथ जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने मामले को सुनकर नीट MDS पर फैसला सुनाया है। नीट MDS कैंडिडेट्स की ओर से लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार ही उचित संस्था है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश भी दिए हैं।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि कट ऑफ डेट बढ़ाते रहना हमारे लिए काफी मुश्किल है। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि सरकार नेशनल डेंटल कमीशन के आंकड़े देखकर मामले की गंभीरता को समझकर इस पर फैसला करने के लिए उचित संस्था है। बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर एक सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमने इस मुद्दे पर अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। जो भी फैसला होगा वह पूरी तरह से सरकार का होगा। डेंटल पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीट एमडीएस 2024 के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि नीट एमडीएस 2024 एग्जाम डेट जुलाई तक स्थगित किया जाए, साथ ही इंटर्नशिप की कट आउट डेट भी एक्सटेंड की जाए। छात्रों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो करीब 25,000 उम्मीदवार प्रभावित होंगे। इंटर्नशिप पूरी नहीं होने के कारण ये परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इनकी मेडिकल डेंटल इंटर्नशिप नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी द्वारा तय लास्ट डेट के बाद पूरी होने वाली है। फिलहाल तय शेड्यूल के अनुसार नीट एमडीएस एग्जाम 2024 का आयोजन 18 मार्च को होना है। परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी NBE द्वारा नीट एमडीएस 2024 एप्लीकेशन 19 फरवरी तक भरवाया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ दिनों का विराम लेकर इस महीने के आखिर में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में व्याख्यान देंगे और फिर पार्टी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। रमेश ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 39वां दिन आज दोपहर 2 बजे कानपुर में समाप्त होगा। 22 और 23 फरवरी को यात्रा में विराम होगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 24 फरवरी की सुबह मुरादाबाद से फिर से शुरू होगी। रमेश ने कहा 26 फरवरी से 1 मार्च तक विराम होगा ताकि राहुल गांधी 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां से वो पढ़े हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2 विशेष व्याख्यान देने के अपने 1 साल के वादे को पूरा कर सकेंगे और उन्हें नई दिल्ली में होने वाली अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। कांग्रेस नेता के मुताबिक 2 मार्च को दोपहर 2 बजे धौलपुर से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। इसके बाद यह मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर और उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से गुजरेगी। 5 मार्च को उज्जैन में होंगे राहुल गांधी। जी हां, रमेश ने कहा कि 5 मार्च को दोपहर 2 बजे राहुल गांधी उज्जैन के पवित्र श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। उन्होंने पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 29 नवंबर 2022 को यहां दर्शन किए थे। महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को एक अलग श्रेणी में 10% तक आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। विपक्ष ने समर्थन तो किया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े कर रहा है। दरअसल 6 साल के भीतर समुदाय को आरक्षण देने का दूसरा प्रयास है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि कानूनी समीक्षा में इस बिल के सफल होने पर उन्हें संदेह है। सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो चुनाव से ठीक पहले सरकार ने ये दांव क्यों चला। गौर करने वाली बात है कि भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी मनोज जरांगे भी इस बिल से खुश नहीं है। ऐसे में ये समझ पाना दिलचस्प है कि वो कौन सा तर्क है जिस पर शिंदे सरकार कॉन्फिडेंट दिख रही है। महाराष्ट्र में है 28% मराठी। जी हां, जरांगे मराठा समुदाय के लिए ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग पर अड़े हैं। महाराष्ट्र की कुल आबादी में मराठों की हिस्सेदारी 28% तक है। बिल में कहा गया है कि बड़ी संख्या में जातियों और समूह पहले से ही आरक्षित
श्रेणी में है। इस तरह कुल मिलाकर करीब 52% तक आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में रखना पूरी तरह से अनुचित होगा। विधेयक में कहा गया है कि मराठा वर्ग का पिछड़ापन पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से ओबीसी से इस मायने में अलग है कि यह अपने प्रसार के मामले में ज्यादा व्यापक है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एक बार आरक्षण लागू हो जाने पर 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है। राज्य में अभी दिए गए 52% तक आरक्षण में अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 7%, ओबीसी को 19%, विशेष पिछड़ा वर्ग को 2%, बाकी अन्य के लिए। सीएम शिंदे के तर्क की बात करें तो कल महाराष्ट्र विधानसभा में विधेयक पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के 22 राज्य 50% तक आरक्षण का आंकड़ा पार कर चुके हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में 69%, हरियाणा में 67%, राजस्थान में 64%, बिहार में 69%, गुजरात में 59% और पश्चिम बंगाल में 55% आरक्षण की बात कही। आगे बोला कि मैं दूसरे राज्यों का भी जिक्र कर सकता हूं। हमारा उद्देश्य मराठा समुदाय की मदद करना है। एनसीपी यानी अजीत गुट और भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे शिंदे ने कहा कि हम राज्य ने ओबीसी के मौजूदा कोटे को छुए बगैर मराठा समुदाय को आरक्षण देना चाहते हैं। मराठा आरक्षण का लाभ पाने के लिए 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। डेटा समझेगा कोर्ट, शिंदे को भरोसा। हाँ, सीएम ने कहा कि मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। स्टेट बैकवर्ड कमीशन ने यह सिद्ध किया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग से डेटा कलेक्ट किया गया है। यह कोटा निश्चित रूप से कोर्ट में टिकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो खामियां निकाली थी उसे ध्यान में रखकर यह डिटेल सर्वे किया गया है। इसलिए कोर्ट भी सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा क्योंकि मराठा समुदाय के कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक अपवाद वाली स्थिति है। ऐसे समय में सरकार ने यह उचित निर्णय लिया है। उधर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता जरांगे बिल पारित होने से नाखुश है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र सरकार 10% या 20% आरक्षण देती है। आरक्षण ओबीसी श्रेणी के तहत होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी आशंका जताई कि ओबीसी श्रेणी के बाहर अलग आरक्षण कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है क्योंकि इससे आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाएगी। विपक्ष बोला सब दिखावा है। जी हाँ, एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने कहा कि मराठा आरक्षण बिल का यह मसौदा पहले वाले कानून की तरह ही है जो सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा में टिक नहीं सका था। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेताओं ने इसे दिखावा और चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम बताया। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वड्डीवार ने कहा कि मराठा आरक्षण पर कानून पहले भी पारित किया गया था लेकिन उसे एससी ने खारिज कर दिया। चुनाव से पहले सुविधाजनक रूप से यह बिल पारित कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये चुनाव जीतने के लिए एक दिखावा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने सिर्फ प्रोटेस्ट रोकने के लिए बिल पारित कराया है। ये विधेयक विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी सर्वसम्मति से पारित हो।